आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू है। दूसरे चरण का आज से नामांकन शुरू। यूपी की 8 सीटों पर आज नामांकन। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ और बागपत में नामांकन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी नामांकन। अलीगढ़ और मथुरा में भी आज होगा नामांकन। 5 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दूसरे चरण के लिए आज से अगर बात करें तो नामांकन शुरू हो चुका है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। दूसरे चरण का ये नामांकन शुरू हुआ और यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज नामांकन। दूसरे चरण में बात की जाए तो अमरोहा, मेरठ और बागपत में नामांकन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी नामांकन। अलीगढ़ की बात करें तो इसके साथ में मथुरा में भी आज नामांकन होगा। 5 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र और 26 अप्रैल चरण के लिए मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू है और दूसरे चरण में 8 सीटों पर जो मतदान होना है उसको लेकर नामांकन। और यूपी की 8 सीटों पर आज नामांकन। दूसरे चरण की अगर बात करें, अमरोहा, मेरठ और बागपत में नामांकन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी नामांकन। इसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा की बात करें तो वहां पर भी दूसरे चरण में मतदान है, तो आज नामांकन होगा। 5 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और साथ ही 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। इसके साथ ही 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और उसको लेकर आज से नामांकन शुरू हो गए हैं, हो जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बात करें दूसरे चरण का, आज से नामांकन शुरू है। यूपी की 8 सीटों पर आज से नामांकन और ये नामांकन की अगर बात करें तो 4 अप्रैल तक चलेंगे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी आज नामांकन। अलीगढ़, मथुरा में भी आज होगा नामांकन। और बात करें तो 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। बात करें मतदान की तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। यानी कि यूपी की जो 8 लोकसभा सीटें हैं जिनमें दूसरे चरण का मतदान होना है उसको लेकर आज नामांकन शुरू हो जाएंगे। और यूपी की ये 8 वो सीटें हैं जिसमें दूसरे चरण में मतदान होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 8 सीटें हैं जिन पर आज नामांकन शुरू हो जाएगा। और बात करें तो 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच है, जबकि 4 अप्रैल तक नामांकन किया जाना है। उसके बाद 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच। दूसरा चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ और बागपत में नामांकन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी नामांकन। इसके साथ अलीगढ़ और मथुरा में भी नामांकन। यानी कि दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों जो हैं उनको लेकर आज नामांकन शुरू हो जाएगा। 4 अप्रैल तक ये नामांकन किए जाएंगे, यानी कि नामांकन जो पत्र है वो भरे जाएंगे। 26 अप्रैल दूसरे चरण में इन 8 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान है और ऐसे में बात करें दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उसको लेकर आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यानी कि कुल मिलाकर 8 सीटें हैं जिन पर आज से मतदान, अगर बात करें तो दूसरे चरण में मतदान होगा और आज से नामांकन शुरू। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में ये मतदान होगा, यानी कि यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। दूसरे चरण की अगर बात करें तो नामांकन दूसरे चरण के आज से शुरू हैं और यूपी की 8 सीटें हैं जिनमें से अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, जिस पर आज से नामांकन शुरू है इन 8 लोकसभा सीटों के, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है और ऐसे में आज से नामांकन शुरू है। 4 अप्रैल तक ये नामांकन किए जाएंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में इन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 के 7 चरणों में मतदान है अलग अलग सीटों पर, यानी कि 7 चरणों में
यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतदान। दूसरे चरण की बात कर लें तो दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 26 अप्रैल को यह मतदान होगा, जिसको लेकर बात करें तो 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 अप्रैल तक ही नामांकन भरे जाएंगे। तो दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे। 5 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। और जिस तरीके से आज से इन 8 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा, इसको लेकर जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। जितेंद्र गौतम संवाददाता गाजियाबाद से है, अशोक कुमार संवाददाता बुलंदशहर से, महेश सिंह संवाददाता मथुरा से और अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास में आऊंगी। अगर बात करें गाजियाबाद की, आज से नामांकन शुरू है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से नामांकन को लेकर तैयारियां की गई हैं, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मौजूद है और साथ ही जो बैरिकेडिंग की जानी थी लगभग 8 से 10 दिन पहले से ही बैरिकेडिंग का काम चालू था और कुछ दिन वैसे ही उसको पूरा कर लिया जा चुका है। अधिकारियों की अगर हम बात करें जो नामांकन करेंगे, जो नामांकन के दौरान जो कागज मिलेंगे वो तमाम अधिकारी तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन फिलहाल अभी आज पहला दिन है तो हो सकता है कि गाजियाबाद में इक्का दुक्का छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट भी नामांकन करें। और रही बात मौजूदा जो पार्टी के सांसद गाजियाबाद में फिलहाल वो आज नामांकन ना करने के मूड में है। जी बिल्कुल, वापस लौटती हूँ। अतुल, अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ में किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां, क्योंकि दूसरे चरण मेरठ में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होगा, ऐसे में नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण के नामांकन की बात की जाए तो प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर अगर बात की जाए, बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी भी तरह से भीड़ भाड़ को वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं होगी। कोई भी प्रत्याशी अपने साथ जुलूस या फिर किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं करेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रत्याशी के साथ उसका प्रस्तावक और उसके साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि उसका एक वकील रह सकता है, उसका एक सहयोगी रह सकता है। किसी भी तरह से अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूर्ण की हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील किया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसी भी तरह से कोई भी प्रत्याशी अपने साथ भीड़ भाड़ लेकर ना पहुंचे, कोई जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से नामांकन को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज पहला दिन है, माना जा सकता है किसी भी बड़े पार्टी का कोई कार्यकर्ता या फिर बड़ा प्रत्याशी आज नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचेगा। माना जा सकता है कि प्रशासन सुबह 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। उसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं मुस्तैद की जा चुकी हैं। बिल्कुल, वापस लौटती हूँ। अशोक हमारे साथ में बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात करें बुलंदशहर में किस तरीके के इंतजाम? पूरी तरीके से कलेक्ट्रेट में पूरी तरीके से बैरिकेड लगाई गई है और बैरिकेड के साथ साथ पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ बड़े यानी कि 10 लोग उसके साथ जा सकते हैं और बड़े दल के साथ जो बड़े दल का जो प्रत्याशी होगा उसके साथ 5 लोग नामांकन कक्ष में जा सकते हैं। हालांकि पूरे मामले को देखे जाए तो डीएम और एसएसपी ने पूरी तरीके से नामांकन कक्ष को तैयारी का जायजा लिया था कल भी और पूरी तरीके से एडीएम के नेतृत्व में लगातार वहां पर तैनाती की गई है और पुलिस बल भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। कोई भी सुरक्षा की दृष्टि देख पुलिस बल तैनात किया गया, कोई भी चूक न हो, हुड़दंगी बचाता हो उनको तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है 4 तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया, 5 और 7 तक और 8 को नाम वापस है। इस तरीके से देखा जाए तो आज कोई भी बड़ा दल या निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर कोई भी नामांकन नहीं करेगा। हालांकि पूरी तैयारी है और जिस तरीके की देखा जाए तो प्रशासन लगातार कई महीनों से तैयारी कर रहा था और पूरे जहाँ नामांकन कक्ष है वहाँ दुल्हन की तरह उसे सजा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भोला सिंह को यहाँ पर उतारा है। 3 बार से लगातार वो तीसरी बार हैट्रिक की तरफ अग्रसर करेंगे और वहीं इंडियन गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ वाल्मीकि को उतारा गया है और बसपा की तरफ से यहाँ पर
हरीशचंद जाटव को उतारा गया था। तमाम चीजों को देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल वापस लौटती हूँ अशोक आपके पास में। मथुरा से हमारे साथ में महेश जुड़े हुए हैं। महेश, मथुरा की बात की जाए तो क्या मुकम्मल इंतजाम इस दौरान प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आज से दूसरे चरण का मतदान के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे? देखिए, मथुरा की बात की जाए, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, सेक्रेटरीट की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन मथुरा में प्रशासन ने यहाँ पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जो कलेक्टर सभागार है, जहाँ पर प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए जाएंगे, वहां पर बैरिकेडिंग भी कर ली गई है। चारों तरफ ये तैयारियां पहले ही 4-5 दिन पहले ही चल रही थी, लेकिन सारी तैयारियां पूर्ण है और प्रत्याशियों के लिए जो समय दिया गया है वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय है। प्रत्याशी अपना नामांकन 11 बजे से 3 बजे तक भी इस समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने ये भी प्रत्याशियों से कहा है कि उनके साथ 3 या 4 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो उनके साथ आते हैं जो लोग, बाकी सभी लोग बाहर ही रहेंगे। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर जो आज से प्रक्रिया शुरू होने वाली है नामांकन की, अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी शायद ही कोई आए, लेकिन अभी तक और प्रत्याशी का नाम नहीं आया कि आज किसी का नामांकन होगा। यहाँ पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी तो टिकट का फाइनल भी है, अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मथुरा प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जी ठीक है, वापस लौटती हूँ। और जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो नामांकन तो आज से शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या कहता है राजनीतिक समीकरण गाजियाबाद का? की तारीख से एक दिन पहले अगर गाजियाबाद में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक रात पहले ही अपना कैंडिडेट को उतारा है और उन्होंने एक बार फिर डोली शर्मा पर विश्वास जताया है। डोली शर्मा वही है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जनरल वीके सिंह के खिलाफ लड़ी और पायदान पर तीसरे नंबर पर पहुंची थी। एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें गाजियाबाद शहर सीट के विधायक अतुल गर्ग की, तो उनको इस बार सांसदी लड़ने का मौका मिला है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो फिलहाल 1 से 2 दिन में वो नामांकन फिलहाल नहीं करने वाले हैं, जिस तरह से खबरें अभी मिल रही हैं। लेकिन जब उनका नामांकन होगा तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो विरोधी चेहरे हैं हो सकता है वो भी फीके नजर आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरी ओर अगर हम बात करें बसपा की, तो अभी उन्होंने किसी भी तरह का अपने कैंडिडेट को उतारने की कोई घोषणा नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही नामांकन की आखिरी तारीख पास आएगी तो हो सकता है कि जो राजनीतिक समीकरण है वो धीरे धीरे स्पष्ट होना साफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, वापस लौटती हूँ। और अतुल, खास करके मेरठ की बात की जाए, हॉट सीट में से मेरठ आता है। हमने बीते दिन देखा रामपुर का और मुरादाबाद का समीकरण, यानी कि अगर टिकट की बात की जाए तो नामांकन तो शुरू, लेकिन इस दौरान एक हलचल जो है राजनीतिक वो काफी तेज मेरठ में नजर आ रही है। अतुल, आवाज मिल पा रही है मेरी? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अतुल से। अशोक, अगर बात करें इस दौरान बुलंदशहर की, तो क्या कहता है राजनीतिक समीकरण? नामांकन तो शुरू, लेकिन इस बार देखा जा रहा है नामांकन करते करते ही समीकरण ही बदलता जा रहा है। प्रत्याशियों की है, जो उम्मीदवार है प्रत्याशी, उनके ही नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके के यहाँ का समीकरण है, भाजपा के खेमे में ये सीट रही है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का वर्चस्व रहा है यहाँ पर। हेलो, अरे दादा आवाज नहीं आ रही क्या? का वर्चस्व है, वोट बैंक उनका काफी अच्छा है, यानी आ रही है यार, एंकर की आवाज आ रही है, मैं बोल तो रहा हूँ, आ रही है आवाज। और इंडियन गठबंधन का जो इसी को सुनो, इसी से उठा लो। नहीं नहीं, इस म्यूट नहीं है, इसी से उठा लो, ईयरफोन से इसी वाले नंबर से उठा लो यार, आवाज उठ जाए तो बता दें कि हो सकता है लीड में। पीसीआर एक बार जरा म्यूट कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ में जो अशोक जुड़े हुए हैं उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार जरा चेक करिएगा। अशोक, अपनी बात पूरी कीजिए। आपको बता दें, जिस तरीके की बात की जाए तो बसपा ने यहाँ पर नगीना से सांसद रहे हैं, गिरीश चंद जाटव को यहाँ से टिकट दिया है। पहले की बात की जाए तो 2019 का समीकरण आपको बता दूं तो जिस तरीके की यहाँ पर गठबंधन में यहाँ पर बसपा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो नंबर 2 का कैंडिडेट रिया था गठबंधन का। आप देखे जाना कि जिस तरीके के एंड टाइम पर कांग्रेस ने यहाँ से शिवराम वाल्मीकि को यहाँ से टिकट दिया है, तो टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जो गठबंधन के नेता, उनमें तालमेल क्या फिक्स होता है। हालांकि ये बीजेपी की खेमे में सीट रही है, बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। तमाम चीजों को देखी जाए तो वो गांव चलो अभियान की बात की जाए, तो रैलियों की बात की जाए, तो तमाम चीजों को देखा जाए तो बीजेपी को कसर नहीं छोड़ने चाहती। हालांकि ये जिताऊ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखना होगा कि
कि जिस तरह की इंडियन गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद में कौन कौन नेता उनके प्रचार करते हैं। हालांकि अब गुटबाजी देखने को भी मिलेगी, क्योंकि ये सीट को भारतीय समाजवादी पार्टी भी टिकट कैंडिडेट मांग रहे थे, कई अन्य 10 भी टिकट कांग्रेस के जो नेता वो भी टिकट मार रहे थे। अब देखना होगा कि जिस तरीके के चुनाव सरगर्मियां तेजी होंगी, प्रचार शुरू होगा, आरोप प्रत्यारोप शुरू होगा। हालांकि जो समीकरण कहता है ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और लगातार इस पर मजबूती के साथ में डॉक्टर भोला सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार के यहाँ पर सांसद हैं। जी बिल्कुल, वापस लौटती हूँ अशोक। अतुल, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अतुल, अगर बात करें मेरठ की, क्योंकि मेरठ हॉट सीट में से आती है और ऐसे में हमने देखा है बीते दिन, चाहे रामपुर की बात करें या मुरादाबाद के प्रत्याशी जो हैं, एक एक सीट से कई कई प्रत्याशी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। और मेरठ का समीकरण क्या कहता है? क्योंकि मेरठ को लेकर भी अगर बात करें तो अतुल प्रधान को भी टिकट देने के दौरान बात चल रही है। आखिरकार क्या राजनीतिक समीकरण मेरठ में? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़ यानी मेरठ की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त वो दाव खेला है यहाँ पर कि बाहर से कहा जा सकता है कि अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया। 3 बार से रहे लगातार सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस खेमे को अपने कब्जे में करने के लिए पूरा प्रयास किया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जिस तरह से रामपुर की बात हो, मुरादाबाद की बात हो, कहा जा सकता है कि उसी दाव में सपा पार्टी मेरठ से भी दाव चल सकती है। कहा जा सकता है कि अतुल प्रधान इस वक्त लंबी कतार में है, कहा जा सकता है कि लंबी दौड़ में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को मेरठ से प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विरोध करते हुए नजर आए। मंत्री विधायकों की बात की जाए तो उनके खिलाफ खड़े हुए नजर आए, जिसको लेकर के अखिलेश यादव पुनः विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि नामांकन का आज से दिन शुरू हुआ है और कहा जा सकता है कि नामांकन जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि समीकरण जिस तरह से लगातार बदल रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी मेरठ सीट पर कब्जा करने के लिए संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि माना जा सकता है कि 2019 चुनाव हो, 2014 चुनाव हो, लगातार बीएसपी यहां से टक्कर देती हुई नजर आई थी। लेकिन अब की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रुख दोबारा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मेरठ हॉट सीट पर अपना निगाह जमाए हुए, कहा जा सकता है कि वो निगाहें कहीं ना कहीं तीखी हैं और कहा जा सकता है कि वो निगाहें सार्फ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर देने वाला है मेरठ में तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही हो सकता है। लगातार बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा सकता है कि समीकरण की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से समीकरण मेरठ में बदलता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अतुल, लेकिन अब जिस तरीके से नामांकन तो शुरू है, लेकिन अब इस बार की अगर बात करें तो पूरे तरीके प्रत्याशी जो हैं वो सामने नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। लेकिन अगर एक पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती है तो दूसरी पार्टी उससे भी ज्यादा अगर बात करें तो प्रत्याशी बदलने की रेस में, और ऐसे ही समीकरण इस बार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पंकज, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से एक पार्टी प्रत्याशी बदलती है, दूसरी पार्टी प्रत्याशी बदलने के लिए तैयार रहती है। नामांकन का दिन शुरू हो चुका है। इसी बीच अगर बात की जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संयम के साथ मेरठ हॉट सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। लगातार अगर बात की जाए, कई लिस्ट निकलने के बाद मेरठ का नंबर आता है और उसमें बाहर से प्रत्याशी को उतारा जाता है। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में हुआ है, पढ़ाई मेरठ से हुई है, लेकिन अगर बात की जाए लगभग 50 साल से अरुण गोविल का कोई मेरठ से नाता नहीं रहा है। लगातार अगर बात की जाए, अरुण गोविल इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि एक वक्त पर मेरठ एक छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन आज महानगर बन चुका है। मुझे गलियों का नहीं पता है, मुझे लोगों के बारे में नहीं पता है, जानने के लिए बहुत समय लगेगा। लगातार मैं हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी इस वक्त मैदान में उस दिग्गज को उतारना चाहती है जो लगातार लोगों के बीच में बना हुआ है और वो सक्रियता के साथ लगातार चुनावी रण में उतरने के लिए जिस तैयार है। तरीके से अरुण गोविल को लेकर आप बोल रहे हैं कि वो काफी समय से मेरठ में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें नहीं पता है। होता है कि प्रचार के दौरान आपको हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हमारी पार्टी की तरफ आए और हम एक अच्छी जीत हासिल करें। लेकिन अतुल, इस दौरान अगर थोड़ी मुश्किलें बीजेपी के लिए जरूर हो सकती हैं फिर। देखिए पंकज, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन था, जिसमें अरुण गोविल ने मंच से कहा था कि वो 50 साल पुराना दौर और था जब छोटी छोटी गलियाओं में हम खेला करते थे। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मैं बड़ा सौभाग्य हूँ। उसी के साथ अगर बात की जाए तो अरुण गोविल अपने ही मंच से ये कहते हुए नजर आए थे कि मुझे मेरठ के बारे में 50 साल पुराना इतिहास पता है, लेकिन आज का इतिहास नहीं पता है। मैं सहयोग चाहता हूँ। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी इस वक्त उस दिग्गज को मैदान में लाना चाहती है, उस नेता को मैदान में लाना
पंचायतें जो लगातार सक्रिय है, एक विधानसभा से विधायक है, लगातार अगर बात की जाए तो लगातार लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि 50 साल से जिस व्यक्ति का मेरठ से कोई नाता नहीं है, जिससे बिल्कुल, एक लगातार संपर्क नहीं है, उसके हाँ। लिए कहां से वोट कर पाएंगे, कहा जा सकता है कि अभी भी अगर बात की जाए, देखिए लोगों की बात की जाए तो लोगों का इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अगर सांसद जी से मिलना होगा तो क्या मुंबई जाना होगा, क्या राम से मिलने के लिए मेरठ की सीट जिताने बिल्कुल। के और बाद अतुल, मुंबई यही जाना होगा, वजह ये है कि अचानक से आना और मात्र 20 दिन या 25 दिन के समय में क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा मेरठ को लेकर बीजेपी का? वापस लौटती हूँ अतुल, महेश मथुरा से हमारे साथ में। महेश, मथुरा का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि मौजूदा इस दौरान यहाँ पर हेमा मालिनी जी हैं और ऐसे में अगर नामांकन आज से शुरू, और देख भी रहे हैं जगह जगह पर किस तरीके से प्रत्याशी बदल रहे हैं, यानी कि नामांकन के बाद भी दूसरे प्रत्याशी की एंट्री हो रही है, तीसरे प्रत्याशी की एंट्री हो रही है। देखिए, मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इस पर उन पर हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है, लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में एक एक बयान के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे एक बचपन में गाना सुना करते थे कि आज ब्रज में होली रे रसिया, तो ऐसा ही प्रमाण देखने को मिला कि इस बार अयोध्या में भगवान श्री राम को होली खेलने का अवसर प्राप्त और हुआ है। बिल्कुल, और ऐसा ऐसे ही में मथुरा समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से। अशोक, अतुल, जितेंद्र, महेश, आप चारों मेरे साथ